हेलो गाइस। आज इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि यूपीएससी मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करें। यूपीएससी मेंस में आंसर राइटिंग करना बहुत से स्टूडेंट के लिए एक चैलेंजिंग टास्क होता है, पर मैं ये कहता हूँ कि जिस भी स्टूडेंट का प्रीलिम्स पास हुआ है ही कैन सिक्योर गुड मार्क्स इन द मेंस एग्जामिनेशन। बस शर्त यह है कि उसको कुछ बेसिक्स आने चाहिए आंसर राइटिंग के। तो आज इस लेक्चर में हम उन्हीं बेसिक्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। पर अब इसी में सबसे पहले ये आता है कि आंसर राइटिंग के लिए चाहिए क्या, आंसर राइटिंग कैसे करें। उससे पहले ये समझना जरूरी है कि आंसर राइटिंग के लिए क्या चाहिए, तो उसको हम कहेंगे प्री रिक्विजिट्स ऑफ आंसर राइटिंग। प्री रिक्विजिट्स ऑफ आंसर राइटिंग मतलब आंसर राइटिंग के लिए क्या चाहिए। तो आंसर राइटिंग के लिए बेसिकली तीन चीज़ें चाहिए। सबसे पहला तो है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन यानी कि सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन को डिकोड करना आना चाहिए। तुमको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्वेश्चन क्या नहीं पूछ रहा। तुमको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है और ये डिमांड कैसे आएगी। अब इस डिमांड को समझने के लिए यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अब जिस भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन को डिकोड करना समझ लिया, जिस भी स्टूडेंट ने ये समझ लिया कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ उसको ये भी पता होगा कि आंसर में क्या लिखना है। एक बार को उसको आंसर नहीं भी आता हो तब भी उसको ये पता होगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। सो टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड इट विल गिव यू एन आइडिया व्हाट टू राइट एंड व्हाट नॉट टू राइट। अब दूसरा जो प्री रिक्विजिट है दैट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। दैट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए आपको अपने सिलेबस के रिगार्डिंग, अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जिसका भी आप एग्जाम दे रहे हो। अब मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी में एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस between what is the difference between socialist and communist form of economy, socialist and communist form of economy। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए यू नीड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अब तुम्हें यह पता होना चाहिए कि सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है। इसको बोलते हैं हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी। एक और क्वेश्चन लेता हूं, जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस, व्हाट आर द आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है 1857 के रिवोल्ट की आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस क्या हैं। अब देखो जब वो कह रहा है ना आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस और सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, तब दोनों ही केसेस में आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वो आइडियोलॉजिकल डायमेंशन कह रहा है, तो आइडियोलॉजिकल डायमेंशन का मतलब ये है कि किस किस ने रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट किया था। तो एक तरफ तो सिपाहीज थे, अब उनकी अपनी कुछ आइडियोलॉजी रही होगी। दूसरी तरफ इसमें कहीं ना कहीं पिजेंट्स भी थे, पिजेंट्स की अपनी एक आइडियोलॉजी रही होगी। फिर इसमें प्रीस्ट क्लास भी थी, वेदर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही तरफ से, अब इनकी अपनी आइडियोलॉजी होगी। फिर इसमें कॉमन पीपल भी थे, उनकी अपनी एक अलग आइडियोलॉजी होगी। लेकिन ये सभी किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे, ये लड़ रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सिर्फ अगर वो पूछता है कि सिर्फ डायमेंशंस बताओ, तब आप लिख सकते हो कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक डायमेंशंस थी, पॉलिटिकल डायमेंशंस थी या एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशंस थी। तो इसको बोलते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी। यानी कि सबसे पहली चीज आपको क्या पता होना चाहिए यूपीएससी मेंस में आंसर राइटिंग के लिए, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ के आपको क्लियर होना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा। दूसरा है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अब तीसरा है
सफिशिएंट नॉलेज। तीसरा जो क्राइटेरिया है या थर्ड प्रीरिक्विजिट आंसर राइटिंग का है सफिशिएंट नॉलेज। सफिशिएंट नॉलेज। सफिशिएंट नॉलेज। तो जब आप आंसर राइटिंग करो देन यू शुड हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लियर इंफॉर्मेशन। क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लियर इंफॉर्मेशन। You should have clear understanding and clear information about the subject। जिस भी सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, रिगार्डिंग दैट सब्जेक्ट यू मस्ट हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, एंड एट द सेम टाइम यू आल्सो हैव द सफिशिएंट नॉलेज। You should also have the sufficient knowledge regarding the topic from which the question is being asked। You should have the sufficient knowledge regarding the topic from which question is being asked। कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस टॉपिक के रिगार्डिंग भी आपके पास सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी है, आपने क्वेश्चन को डिकोड भी कर लिया, लेकिन आपको उस टॉपिक पे सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, तब भी आप क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाओगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। अभी रिसेंटली 2024 का जो मेंस हुआ था उसके जीएस पेपर 3 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, जिसमें यूपीएससी ने ये पूछा था कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिनेरियो रिगार्डिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ लाइफ मटेरियल्स। यूपीएससी ने पूछा था कि लाइफ मटेरियल्स की पेटेंटेबिलिटी को लेके जो प्रेजेंट स्टेटस है वो क्या है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस क्वेश्चन को डिकोड करने के लिए आपको क्या है, सफिशिएंट नॉलेज भी चाहिए, आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होनी चाहिए, और फिर यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। पहली बार में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन को डिकोड करने में फेल हो गए। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि लाइफ मटेरियल्स की पेटेंटेबिलिटी को लेके प्रेजेंट स्टेटस क्या है। अगर अब तुम्हारे पास इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग सफिशिएंट नॉलेज नहीं है तो तुम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाओगे। तो आंसर लिखने के लिए क्या चाहिए? आंसर लिखने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, दूसरी चाहिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और तीसरी जो डिमांड है आंसर राइटिंग की दैट इज सफिशिएंट नॉलेज, कि उस टॉपिक पे जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तुम्हारे पास सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ टू राइट द आंसर। अब क्वेश्चन आता है हाउ टू राइट द आंसर इन यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। देखो, किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर करो तो आपको क्या बताया जाएगा? आपको बताया जाएगा कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद क्या आएगा? इंट्रोडक्शन के बाद आएगा आपका मेन बॉडी, क्वेश्चन के आंसर की मेन बॉडी, और उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा कंक्लूजन। यही बताया जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना कहाँ से शुरू करें, इंट्रोडक्टरी लाइन हम लेके कहाँ से आएँ, और सेम है कंक्लूजन के बारे में। अब जब स्टूडेंट्स ने पूरे एक साल प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ा है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मेन बॉडी पता होती है कि क्वेश्चन में क्या लिखना है। अब उनको क्या नहीं पता होता, अगर वो क्वेश्चन भी डिकोड कर लेते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है, उसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, और उसका कंक्लूजन कैसे लिखना है। तो अब इस पार्ट में हम यही डिस्कस करेंगे कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना कैसे है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन की। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। देखिए, इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग आप एक बात समझो, और वो ये कि हर क्वेश्चन का आंसर इंट्रोडक्शन डिमांड नहीं करता। इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस you have to hit the question directly। You have to hit the question directly। hit the question directly। इसका मतलब ये है कि जो भी कोर डिमांड है आपके क्वेश्चन की, उसी से आप अपना आंसर लिखना शुरू करो। दूसरी बात,
कई क्वेश्चंस में जो इंट्रोडक्शन डिमांड करते हैं, इन दैट क्वेश्चन यू विल फाइंड द इंट्रोडक्टरी लाइन, यू विल फाइंड द इंट्रोडक्टरी लाइन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। यानी कि कई क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो इंट्रोडक्शन डिमांड ही नहीं करते, उसमें आपको सीधा जो क्वेश्चन की डिमांड है, कोर डिमांड है, वहाँ से आंसर लिखना शुरू करना है। और कई क्वेश्चन जिनमें हमें इंट्रोडक्शन लिखना है, उन क्वेश्चंस में हमको इंट्रोडक्टरी लाइन क्वेश्चन में ही मिल जाएंगी। मैंने कई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने इंट्रोडक्शन की जो लाइन है वो क्वेश्चन से ही पिक करी है। तो इसलिए इंट्रोडक्शन के बारे में अब आपका जो वरी है या टेंशन है वो खत्म हो जानी चाहिए। ये अब कंक्लूजन कैसे लिखना है? अब कंक्लूजन की जो लाइन है वो कहाँ से मिलेंगी? या तो वो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएंगी, नहीं आपने जो अपना आंसर लिखा है उस आंसर को, जो भी आपने आंसर लिखा है उसको 2 to 3 लाइन में कंक्लूड कर दीजिए। दिस इज रिगार्डिंग योर कंक्लूजन। ये भी हो गया हमारा। अब दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है? दूसरी बात आपको ये याद रखनी है दैट यू हैव टू राइट द आंसर विद इन वर्ड लिमिट। within word limit, you have to write the answer within word limit। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कि this is not a university exam, this is not a university exam। अब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में क्या है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में एक पहले से ही सोच रहती है कि जितने ज़्यादा आप सीट भरोगे पेपर में उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बट दिस इज नॉट द सिचुएशन इन केस ऑफ यूपीएससी। हेयर यू हैव टू राइट विद इन द वर्ड लिमिट। और साथ में एक बात और याद रखो, वो क्या? दैट द कंटेंट ऑफ द आंसर, दैट द कंटेंट ऑफ द आंसर, कंटेंट ऑफ द आंसर इज मोर इंपॉर्टेंट, इज मोर इंपॉर्टेंट देन इट्स लेंथ, देन इट्स लेंथ। दो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए भैया। पहली तो ये कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपसे 150 वर्ड्स में डिमांड किया है तो आपको जो आंसर है वो विद इन 150 वर्ड्स ही में ही, विद इन वर्ड 50 वर्ड्स में ही लिखना है। आपको वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 150 को 200 में करोगे तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है अधूरा रह जाएगा, क्योंकि इतना स्पेस आंसर शीट में नहीं होता। दूसरी बात, अगर 150 का में उसने आंसर पूछा है लेकिन आप 130 में भी लिख रहे हो, लेकिन वही लिख रहे हो जो क्वेश्चन की डिमांड है, यू आर गिविंग द राइट कंटेंट, इवन देन देर आर द चांसेस दैट यू विल फैच द गुड मार्क्स। अब तीसरा पॉइंट आंसर राइटिंग का वो है राइट इन ए नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, राइट इन ए नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। देखो क्लीनलीनेस के कोई मार्क्स तो नहीं है यूपीएससी में, लेकिन फिर भी आपकी जो हैंड राइटिंग है वो ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर उसको समझ सके, वो इतनी खराब नहीं हो कि एग्जामिनर को भी समझ में नहीं आए। तो इसलिए आपको याद रखना है कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो कैसी होनी चाहिए? नीट एंड क्लीन। एटलीस्ट वो एलिजिबल होनी चाहिए कि उसे कोई भी पढ़ सके। देन फोर्थ पॉइंट जो आपको याद रखना है मेंस के आंसर राइटिंग में, दैट इज राइट इन फ्लो, राइट इन। चाहे आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं या कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, यू हैव टू राइट दैट इन फ्लो। अब फ्लो का मतलब क्या है? अब फ्लो का मतलब ये तो नहीं है ना कि उस पर पानी डाल देना है हमें कि हो गया फ्लो। फ्लो का मतलब ये है कि जो भी आप सेंटेंस लिख रहे हो, जो भी आप सेंटेंस लिख रहे हो, दिस सेंटेंस मस्ट बी कनेक्टेड logically, this sentence must be connected logically to the previous one, to the previous one। यानी कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, तो आप फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन कर रहे हो तो इस तरीके से डिफाइन कर रहे हो कि जो हर सेंटेंस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो। ऐसे नहीं होगा पहले आप लिख दो दैट फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक मिनिमम राइट्स और फिर उसके बाद आप कुछ डीपीएसपी का लिख दो, कुछ उसका लिख दो, तो उस तरीके से काम नहीं चलेगा। तो आपकी जो आपका जो आंसर है वो फ्लो में होना चाहिए। फ्लो का मतलब ये है कि जो भी आप सेंटेंस लिख रहे हो वो लॉजिकली जो पिछला सेंटेंस है उससे कनेक्ट होना चाहिए। एंड सेम इज़ द केस विद पैराग्राफ, कि जो भी आप पैराग्राफ लिख रहे हो वो पैराग्राफ भी लॉजिकली पिछले पैराग्राफ से कनेक्ट होना चाहिए।
यानी कि क्वेश्चन के आंसर को पढ़ के कंटिन्यूटी की फील आनी चाहिए. दिस इज द मीनिंग ऑफ द फ्लो. नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट यूज द टेक्निकल वर्ड्स. डोंट यूज द टेक्निकल वर्ड्स. कि जब भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर लिखो इन जीएस पेपर में, जीएस पेपर की बात कर रहा हूँ, तब आपको ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं करने हैं. आपके क्वेश्चन का आंसर इतने इजी लैंग्वेज में होना चाहिए दैट ए कॉमन मैन कैन आल्सो अंडरस्टूड इट. लैंग्वेज इन योर आंसर should be such that it could be understood by a common man. It could be understand by a common man. क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि आपका जो पेपर है, क्या नाम है आपके पेपर का? नाम है जनरल स्टडीज़. जनरल स्टडीज़ का मतलब है आपको उसके लिए जनरल अवेयरनेस चाहिए, किसी स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है. जीएस के पेपर्स के आंसर के लिए आपको किसी स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है. इसीलिए आपको जो वर्ड है वो भी टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करने हैं. आपको जो वर्ड है वो उस तरीके से यूज करने की और आपके आंसर को एक कॉमन मैन भी समझ सके. इसके बाद यू हैव टू इम्प्रूव योर वोकेबुलरी. यू हैव टू इम्प्रूव योर वोकेबुलरी. देखो क्यों ज़रूरी है वोकेबुलरी को इम्प्रूव करना. अब कई स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि उनको आंसर पता है, उनको ये पता है कि लिखना क्या है, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनको वर्ड्स नहीं मिलते. उनको आंसर लिखने के लिए वर्ड्स नहीं मिलते. क्यों नहीं मिलते? क्योंकि उन्होंने अभी तक क्या किया था, उन्होंने बाइलिंगुअल कोर्सेज ज्वाइन किए थे. बाइलिंगुअल कोर्सेज से मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश सब कुछ ऐसा कुछ कोर्स ज्वाइन करो, लेकिन यह है उन्होंने ऐसे कोर्सेज ज्वाइन किए थे जिनमें कुछ हिंदी था और कुछ इंग्लिश था, और वही वर्ड्स हिंदी के अब उनके माइंड में बैठ गए. अब उनको ये नहीं पता कि इंग्लिश में किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को क्या कहेंगे या पर्टिकुलर वर्ड को क्या कहेंगे. तो इस तरीके से उनको आंसर राइटिंग के टाइम पे वोकेबुलरी नहीं मिलती. अब वोकेबुलरी इंप्रूव कैसे करनी है? सो द बेस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इम्प्रूव योर वोकेबुलरी इज गेट इनटू द हैबिट ऑफ आंसर राइटिंग. गेट इनटू द हैबिट ऑफ आंसर राइटिंग. अब डेली आंसर राइटिंग करो. अगर आंसर राइटिंग भी नहीं कर रहे तो जो पढ़ रहे हो उसकी डेली समरी बनाओ, उसको डेली अपने हाथ से लिखो. एंड अगर आप डेली राइट करोगे, अब डेली राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, देन इट विल फोर्स यू टू रिकॉल द राइट वर्ड्स. डेली आंसर राइटिंग विल फोर्स यू टू रिकॉल द राइट वर्ड्स, टू रिकॉल द राइट वर्ड्स. और लास्ट है that your language must be flawless. Your language must be flawless with no grammatical error. With no grammatical error. यानी कि आप जो लैंग्वेज लिख रहे हो उसमें भी कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए. अगर कई बार मैं कल परसों एक आंसर एवेल्युएट कर रहा था और मैंने क्या देखा कि जो स्टूडेंट की आंसर था उसमें ग्रामेटिकल एरर था, लेकिन ग्रामेटिकल एरर से पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया. यानी कि जो क्वेश्चन की डिमांड थी उसके अपोजिट उसके आंसर का मीनिंग चला गया, और उसको मैंने तभी पॉइंट आउट करके स्टूडेंट को साथ के साथ बताया भी था. तो इसलिए आपकी जो लैंग्वेज है वो फ्लॉलेस होनी चाहिए, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए. ये हो गई कि आंसर कैसे लिखना है. अब आंसर प्रैक्टिस कैसे करनी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैं वो बता देता हूँ कहाँ से शुरू करनी है. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस देखो, जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज करो तो सबसे अच्छा तरीका है कि चैप्टर वाइज उसके मेंस के पीवाईक्यूज सॉल्व करो. चैप्टर वाइज सपोज करो अगर आप इकोनॉमी भी पढ़ रहे हो, इकोनॉमी में बजटिंग पढ़ रहे हो, तो आप ये देखो कि बजट जो चैप्टर है उससे प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चन मेंस में आए हैं और उनको बजट पढ़ने के साथ साथ ही सॉल्व करो. इससे क्या होगा, इससे आपको दो बेनिफिट होंगे. पहला बेनिफिट तो ये होगा कि आपकी आंसर राइटिंग स्किल इंप्रूव होंगी. पहला बेनिफिट क्या होगा कि आपकी आंसर राइटिंग की जो स्किल हैं वो इंप्रूव होंगी. दूसरा बेनिफिट क्या होगा, दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आपको मेंस एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा. आपको यूपीएससी मेंस एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा
कि यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछती है। तो इसीलिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो क्या करेंगे, दे प्ले द रोल ऑफ रेलवे ट्रैक। जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, दोज क्वेश्चंस प्ले द रोल ऑफ रेलवे ट्रैक। और हमें क्या करना है, इस पर हमें सिर्फ अपना इंजन रन करना है। देयरफॉर स्टडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीटेडली एंड प्रैक्टिस आंसर राइटिंग ऑन देम। सो ये बेसिक है जो आपको यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस मेंस एग्जाम के लिए पता होना चाहिए। अब मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जिस भी स्टूडेंट का प्रीलिम्स पास हुआ है और जिस भी स्टूडेंट को ये लग रहा है कि मेरे लिए आंसर राइटिंग बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर वो एक बार इस लेक्चर को कंप्लीटली देखेगा, देन आई कैन गारंटी कि आंसर राइटिंग उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। क्योंकि दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी कोचिंग सेंटर, कोई भी टीचर आपको आंसर राइटिंग नहीं सिखा सकता जब तक आपको बेसिक नहीं पता है। क्वेश्चन आपको खुद समझना है, क्वेश्चन आपको खुद डिकोड करना है। उसके लिए आपको क्या है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, और उसके लिए आपको आंसर लिखने के लिए सफिशिएंट नॉलेज चाहिए। जब आपके पास इतना सब कुछ है तब कहीं आंसर राइटिंग की बात आएगी, तब कहीं बात आएगी कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, मेन बॉडी कैसे आएगी, फिर कंक्लूजन कैसे आएगा। और उसमें भी फिर ये कि कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो, आपका आंसर फ्लो में हो, आपको पॉइंट्स में लिखना है। और साथ के साथ एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया कि अगर आपका जो पेपर है, अगर आपका पेपर ज्योग्राफी का है, अगर आपका ज्योग्राफी का है, अगर आपका पेपर ज्योग्राफी का है तब आपको डायग्राम बनाने हैं। अगर आपका पेपर पॉलिटी का है तब आपको आर्टिकल मेंशन करने हैं। और अगर आपका पेपर इकोनॉमी का है, तब आपको अपने आंसर में डाटा देना है, डाटा प्रोवाइड करना है। और जहाँ तक हिस्ट्री की बात है या सोसाइटी की बात है, उसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक डायग्राम है उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। या एथिक्स में भी किसी ऐसे डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्लो चार्ट इज ए डिफरेंट थिंग, लेकिन मैं डायग्राम की बात कर रहा हूँ। तो ये आपको आंसर राइटिंग में याद रखनी है चीज़ें, और ये आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए। तो जैसे जब भी आप अगर ये भी पढ़ रहे हो, फंडामेंटल राइट चैप्टर भी पढ़ते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी और पीसीएस में फंडामेंटल राइट्स पे कौन कौन से क्वेश्चन आए। क्योंकि मैं पिछले 3 से 4 साल से एक नया ट्रेंड देख रहा हूँ कि जो क्वेश्चन यूपी पीएससी में पूछे गए हैं, ये जो क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं, लगभग उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन यूपीएससी ने भी पूछे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यूपीपीसीएस से बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर देखती है, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि जो यूपीपीसीएस और बीपीएससी के क्वेश्चन बनाते हैं जो एग्जामिनर, वो करंट के साथ उतने ही अपडेटेड हैं जितने यूपीएससी के क्वेश्चन बनाने वाले एग्जामिनर। ये भी हो सकता है कि वो सेम एक यूनिवर्सिटी से आ रहे हों। तो इसीलिए ये सब चीज़ें आपको आंसर राइटिंग के टाइम पे अपने माइंड में रखनी है। अगर किसी भी स्टूडेंट को आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग अब भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू फ्रेंड्स।